जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो हम डेली आप सभी साथियों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास की जो प्रैक्टिस सेट है 13 है। हम लोग अभी तक से 12 तक प्रैक्टिस प्रश्नों को कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का मेन लक्ष्य है कि हम लोग को 25 नंबर किसी भी कीमत पर लाना है। उसी के मुताबिक हम लोग डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए आज भी मैं जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट प्रश्न है 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न दो बनेंगे। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता शहर में हुआ था। ये तो बन गया प्रश्न। अब बात रहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो राजा राम मोहन के द्वारा, राजा राम जो मोहन राय हैं इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। जो ब्रह्म समाज है ये हिंदू धर्म से संबंधित धर्म सुधार आंदोलन था। जो ब्रह्म समाज था ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और ये जो है धर्म सुधार आंदोलन था एक। ठीक है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय और यहाँ पे ध्यान रखना होगा द्वारिका नाथ टैगोर, ये भी थे। द्वारिका नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों लोगों को जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो 20 अगस्त 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कलकत्ता में गठित किया गया था। तो इसे ध्यान रखना होगा, ये जो ब्रह्म समाज है इसको कलकत्ता शहर में गठित किया गया था। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ उद्देश्य के बारे में समझ लेते हैं कि जो ब्रह्म समाज है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा का विरोध था। मूर्ति पूजा का विशेष जो विरोध था ये भी था। एकसर्ववाद की उपासना, जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध और आधुनिक शिक्षा पर बल, ये सारे जो थे ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न आते हैं जो सेकंड प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न है कि कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। जो कपड़ा उद्योग है इसका जब मूल्य संवर्धन किया जाता है तो उस समय जो बुनाई होती है यह किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यह प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा, रंगाई और परिष्करण। रंगाई और परिष्करण के द्वारा ये जो कपड़ा उद्योग है इसकी बुनाई की जाती है। ये जो है एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई का अनुसरण जो होता है ये रंगाई और परिष्करण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, रंगाई और परिष्करण के माध्यम से जो होता है वस्त्र का जो निर्माण की आधारशिला ज्ञात की जाती है। वस्त्र के निर्माण की आधारशिला ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो रंगाई और परिष्करण के द्वारा। ठीक है, जो हम लोग शर्ट कमीज जो वस्त्र पहनते हैं वह सारे जो होते हैं रंगाई और परिष्करण के माध्यम से उसकी आधारशिला को बनाकर क्या किया जाता है? वस्त्र निर्माण किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रश्न थर्ड देखेंगे। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। जो गुप्त वंश के जो शासक थे उनकी जो उपाधि थी यह समुद्रगुप्त के पास थी। कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा कविराज। यहाँ पे जो डी आंसर हो जाएगा ये कविराज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त के पास उपाधि थी कविराज। ठीक है, अब ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्रश्न पे। जो समुद्रगुप्त हैं ये गुप्त साम्राज्य के एक प्रतापी शासक थे। ध्यान में रखना होगा, समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त साम्राज्य के एक प्रतापी शासक थे।
समुद्रगुप्त के जो पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी था। ठीक है, कुमार देवी जो थी ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसके युद्ध काल मतलब जो समुद्रगुप्त हैं इनके युद्ध कला के कारण 1000 युद्धों का विजेता, मतलब 1000 युद्धों का विजेता जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके रण कौशल से प्रभावित होकर जो इनकी युद्ध कला है, थोड़ा सा लड़ने का बहुत इनके द्वारा बहुत प्रयास था, बहुत कुछ हासिल किए थे समुद्रगुप्त, तो इसलिए इनको गुप्त साम्राज्य का प्रतापी शासक नहीं कहा जाता था। समझ में आ गया? कहा जाता था। इनके रण कौशल से प्रभावित होकर जो विंसेंट स्मिथ हैं इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। मतलब ध्यान में रखना होगा, जो भारत का नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसके द्वारा? इनके जितने भी रण कौशल हैं इनसे प्रभावित होकर जो विंसेंट स्मिथ हैं ये प्रभावित होकर जो इनकी संज्ञा दी है, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, किनको दी है? तो समुद्रगुप्त को दी है। ये जो समुद्रगुप्त हैं ये एक कुशल बीणा वादक भी थे। ये एक कुशल बीणा वादक भी थे और आप लोग को पता हो गया कि ये भी युद्ध कला के जो कारण इनको 100 युद्धों का विजेता भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्लियर है दोस्तों? इसके सिक्के पर इसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इसे कविराज की भी उपाधि प्रदान की गई है। किसको? समुद्रगुप्त को। और इनकी पत्नी का नाम दंता देवी था। इनकी पत्नी का नाम दंता देवी था, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है सारे प्रश्न? तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 4th प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 4th प्रश्न है कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो शब्द है सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? सुंदर सा प्रश्न है। तो उस वैज्ञानिक का जो नाम है वह है आर्थर टैंसले। आर्थर टैंसले के द्वारा जो है पारितंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पारितंत्र के बारे में समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये जीवों के जो पारस्परिक और वातावरण के साथ जो संबंध रखता है वही पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें जीवों और पर्यावरण के जो जैविक कह सकते हैं, इसके बाद जो अजैविक घटक होते हैं उन सभी के बीच संबंध को स्थापित करना, उन सभी के बीच अधिक बल प्रदान करना, यही होता है पारितंत्र। मतलब पारि के मतलब क्या होता है? चारों तंत्र, चारों ओर। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे जो पारिस्थितिकी है। ध्यान रखिएगा, जो पारिस्थितिकी है इसके जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। इनके जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं पारिस्थितिकी के केवल। ठीक है, अगर बात करेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके जो जनक है आर्थर टैंसल हैं। इसके जनक कौन है? तो आर्थर टैंसल हैं। तो दोनों में डिफरेंट है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 5 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जो 5 प्रश्न है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है वह कौन सा झील है भारत का? तो भारत का जो झील है वह है बुल्लर झील। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बुल्लर झील के बारे में समझते हैं। बुल्लर झील जो है ये भारत की जो विवर्तनिक गतिविधि का एक परिणाम है। इसका जो निर्माण हुआ है साथियों यूरेशिया प्लेट या प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के ईद टक्कर के कारण हुआ है। किसका निर्माण? जो बुल्लर झील है इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? तो यूरेशियाई जो प्लेट है या कह सकते हैं जो प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बुल्लर झील का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये बुल्लर झील। ठीक है, कहाँ पे स्थित है भैया? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की जो अन्य झील है डल झील है, मतलब जम्मू कश्मीर में डल झील है। ठंड के मौसम में ये -15 डिग्री सेल्सियस में चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे नागिन झील भी है और शेष नाग झील है। ये तीनों झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। 3 और 1 कौन सा? बुल्लर झील हो गया। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 6 प्रश्न है। 6 जो प्रश्न है कि धार्मिक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक है। ठीक है, कौन सा स्तूप? धार्मिक स्तूप। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी शहर में स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर रहे हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग धार्मिक स्तूप के बारे में समझते हैं। धार्मिक स्तूप है क्या भैया? धार्मिक स्तूप जो है ये भारत में सर्वाधिक बौद्ध संरचनाओं में से एक जाना जाता है। बौद्ध संरचना मतलब बुद्धो। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है, तो वाराणसी जिले के सारनाथ में है। यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने देखिए यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, जो वाराणसी जिले में स्थित है सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन भी इसे कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। और इस स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। इस जो स्तूप है ये कौन सा स्तूप है दोस्तों? धार्मिक स्तूप। याद रखिएगा ये कौन सा स्तूप है? धार्मिक स्तूप है। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट प्रश्न है 7 जो प्रश्न है कि सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? सैयद वंश के बाद कौन सा ऐसा राजवंश है जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो उसका नाम हो जाएगा लोधी वंश। उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है लोधी वंश। ठीक है, अब हम लोग लोधी वंश के बारे में समझ लेते हैं। सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से एक जाना जाता है। इसमें 5 राजवंश देख सकते हैं। गुलाम वंश है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहे हैं। खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। ये जो है दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश, दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश दोस्तों, ये आप लोग के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिरीज खान था। सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खान था। यह जो वंश चला था 1414 से लेकर 1451 तक, देख सकते हैं 1414 से लेकर 1451 तक जो है ये सैयद वंश चला था। इसके संस्थापक खिरीज खान था। ठीक है, अंतिम शासक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन आलम शाह था। इसके अंतिम संस्थापक जो शासक था वह अलाउद्दीन आलम था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप जो होता है प्रोजेक्ट क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? स्वच्छता अभियान शुरू किया है तो वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों, और ये जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये 2022 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और ये जो है एसएससी एमटीएस के द्वारा 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न को पूछा गया है। तो हमने सोचा चलिए एक प्रश्न ले ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आएगा तो नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिए। परियोजना क्लैप जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उस समय जो थे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे श्री जगनमोहन रेड्डी, ये 2 अक्टूबर को ग्रामीण आंध्र प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए थे। और क्लैप का जो पूर्ण रूप है द क्लीन, ठीक है, द क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, द क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसे जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पन प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो 2022 का करंट अफेयर्स था जो आप लोग को बता दिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि नुआखाई उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा दिया गया है, ये सही होगा क्योंकि उड़ीसा में जो है नुआखाई उत्सव मनाया जाता है हर साल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जो नुआखाई है ये उड़ीसा राज्य का उत्सव है, त्यौहार है। इसे नया चावल का त्यौहार कहा जाता है, देख सकते हैं, इसे नया चावल का भी त्यौहार कहा जाता है। सितंबर माह में हर साल मनाया जाता है। इसे माँ
समेश्वरी को नया चावल चढ़ाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे नलाना, इसे नलाना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नलाना कहा जाता है। तो ये सब जो त्यौहार है, उत्सव है, ये नुआखाई, ये सितंबर माह में महासमलेश्वरी को नया चावल चढ़ाकर जो है ये त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। उड़ीसा के अन्य त्यौहार की बात करेंगे तो रज पर्व है, धनु यात्रा हो जाएगा, ये बहुत प्रसिद्ध है। जो रज पर्व और धनु यात्रा, ये प्रश्न आते हैं। रज पर्व जो है, माफी कीजिएगा, रज पर्व होगा। रज पर्व जो है ये किस राज्य का त्यौहार है? तो उड़ीसा। धनु यात्रा भाई बहुत बार प्रश्न में हम देख चुके हैं, एग्जाम में आया हुआ है, तो उड़ीसा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 10 प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 है, इसके ये जो अनुच्छेद 51 है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है वह सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को बढ़ावा प्रदान करता है, अनुच्छेद 51। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम लोग अनुच्छेद 51 के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को बता दिए, अनुच्छेद जो 51 है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी हासिल करता है, और ये संविधान के भाग 4 एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है। यह जो संविधान का जो भाग 4 है, आर्टिकल 51, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भी अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 जो प्रश्न है दोस्तों कि नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है? तो 66% आता है। कितना? 66% आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो यहाँ पे जो 12 प्रश्न है, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि अनफिनिश्ड प्रसिद्ध जो है भारतीय अभिनेत्री डैश का एक संस्मरण है। अनफिनिश्ड जो है ये जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है, ये किसका है? ठीक है। तो यह जो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस का हो जाएगा। ये किसका है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनस का। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा अनफिनिश्ड के बारे में समझ लेते हैं, ये है क्या। तो अनफिनिश्ड जो है यह प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस का एक संस्मरण है। इस संस्करण में ये बात की गणना की गई है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि भारत में बिताए गए बचपन और अमेरिका में किशोरी के तौर पर बिताए गए समय के बारे में एवं अनकही और अनसुनी बातों का ये जो अनफिनिश्ड संस्करण है, इसमें ये सारी बातें का विमोचन किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? तो अभिनेत्री जो प्रियंका चोपड़ा वो जोनस है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 प्रश्न यहाँ पे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लगाता है कितने दिनों में? तो 27 दिनों में। कितने दिनों में? 27 दिनों में लगाता है। ठीक है। तो आप लोग को कुछ चंद्रमा के बारे में और पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाए थे जब हम ज्योग्राफी की क्लास लिए थे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन, मतलब 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है, यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं होता है और इसका पलायन वेग बहुत कम होता है। ठीक है। कम है तो वायुमंडल कहाँ से होगा? ठीक है। इसलिए यहाँ पे गैसें जो होती है यहाँ से पलायित हो जाती है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण गति समान होता है। ध्यान रखना होगा, ये प्रश्न आता है। घूर्णन और परिक्रमण जो गति होता है चंद्रमा का, ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, समान होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 14 प्रश्न है। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो कोई भी सीमा इसमें लागू नहीं है, कितने भी खिलाड़ियों को स्थापित किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, कोई अनुमति नहीं है। आप लोग को पता होगा ये चीज़। ठीक है। 11 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। मैच की अवधि 60 मिनट की होती है, 1 घंटा की। ठीक है। 15-15 मिनट पर 4 क्वार्टर के रूप में ये मैच जो होती है, ये हॉकी मैच खेली जाती है। 15-15 मिनट मतलब 15 चौके 60 हो गया, 1 घंटा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई? किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई? तो वह अध्याय 2 है। वह अध्याय कितना है? 2 है, जिसमें संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारतीय संविधान के जो भाग 5 है, अध्याय 2 में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई। ठीक है। भाग 2 में
ठीक है। और ये जो अध्याय 2 है इसमें अनुच्छेद 59 से माफ कीजिए अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक 79 से लेकर 122 तक चर्चा की गई है। इस ये भाग जो 5 है, ध्यान रखिएगा, ये भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं। भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं, देख सकते हैं। पहला कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान में रखना होगा। दूसरा हो जाएगा संसद, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, और देख सकते हैं यहाँ पे जो चौथा 5वां है संघ की न्यायपालिका, और 5 हो जाएगा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये जो है 5 अध्याय हैं भाग 5 के।